हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही बड़े टॉपिक के छोटे से पॉइंट के बारे में बात करने वाली हूँ, विच इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में चैलेंजेस क्या हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म लाना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में चैलेंजेस क्या हैं इनके बारे में बात करूंगी कि क्यों हमको रिफॉर्म की ज़रूरत हो रही है। आज जो आप फार्म बिल पे प्रोटेस्ट देख रहे हो दिल्ली के बॉर्डर्स पे, और जो 26 जनवरी को वॉक इन करने की बात हो रही है, इसके पीछे सिर्फ फार्म बिल्स नहीं है। फार्म बिल तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कैटलिस्ट बन गया है जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो चैलेंजेस है उनको थोड़ा और इंटेंसीफाई करने की बात कर रहा है। वो एमएसपीज हो गई हमारी, जो हम सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, उनकी बात हो रही है। यहाँ पे आप किस तरीके से मार्केट को रेगुलाइज करोगे उसकी बात हो रही है कि क्या प्राइवेट प्लेयर्स को एंटर होने देना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। किसान को प्रॉफिट की सिक्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें सिर्फ 2-3 चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर चैलेंजेस की बात करोगे तो सबसे पहले प्रूफ लेके आओ कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में वाकई में चैलेंजेस हैं। लुक एट द डेटा। अगर डेटा सही बोल रहा है इसका मतलब है कि हाँ वाकई में समस्या है, और फिर किस तरह की समस्या है इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। आप अगर आप रिफॉर्म्स या अगर आप इनिशिएटिव्स के लिए देखना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसके बारे में बात करी जाएगी। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से मुझसे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगी। सो एग्रीकल्चर सेक्टर का पहले देखो स्टेटस क्या है। स्टेटस इन द सेंस कि ये कितने % लोगों को लेबर या फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कितना % शेयर GDP में है। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम। व्हाट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी की, क्या वाकई में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है। सो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी के बाद बाकी जितनी भी क्रॉप्स हमारी होती हैं उनका क्या स्टेटस है वर्ल्ड के मार्केट में। काफ़ी सारे इंडिया बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर टॉप लीडिंग पोजीशन पे भी आता है। तो हालांकि लीडिंग पोजीशन पे आता है, लेकिन फिर भी क्या इंडिया में एग्रीकल्चर का सिचुएशन उतना डेवलप्ड है जितना USA चाइना में है। नहीं है। क्या सिचुएशन है, रीजंस क्या है इसके पीछे, इन सब के बारे में देखते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड 48 to 50% ऑफ द पॉपुलेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय करता है। देश की आधी जनता एक सेक्टर में काम कर रही है और उसका GDP में परसेंटेज शेयर कितना है, 17.5%। वेयर सर्विस सेक्टर जिसमें लगभग 27% या आई थिंक लगभग, अब मैं यहाँ का डेटा भूल गई हूँ, आई एम सॉरी, यहाँ पे बहुत कम, आई थिंक 16% तक की कुछ पॉपुलेशन है जो यहाँ पे वर्क कर रही है। इफ़ यू नो कि कितने % पॉपुलेशन हमारी सर्विस सेक्टर में, प्लीज़ मेंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन। आई एम रियली सॉरी कि मेरे दिमाग से स्लिप हो गया ये। तो इतनी कम पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में काम करती है, लेकिन GDP में शेयर कितना है, 66%। आधे से ज़्यादा जनता 17-18% की GDP में शेयर कर रही है। तो आप देख रहे हो डिस्क्रिपेंसी, देख रहे हो कि कितना बड़ा गैप है। इसी गैप के बारे में बात करेंगे, क्यों है ये गैप। ओवर दी पास्ट डिकेड्स इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर जो है इन्होंने बहुत ग्रो करा है। इन्होंने कुछ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी लगाई हैं, लेकिन फिर भी आधी % जनता अभी भी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। तो ये जो लार्ज पोर्शन कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और बाकी देखो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ओवर द ईयर GDP में गिरता जा रहा है। जब हम आज़ाद हुए थे 1947-1950 के अराउंड में, हमारा GDP के अंदर एग्रीकल्चर का 50% शेयर था। आधा % हमारे GDP में इनकम हमारी एग्रीकल्चर को लेकर थी। अभी देखो आप 2015-16 में 15.4% बढ़ गई। कांस्टेंट प्राइस पे बात कर रहे हैं हम आप यहाँ पे। तो ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता जा रहा है। लोग खेती में से इतना निकले नहीं हैं, लेकिन प्रॉफिट दिन पे दिन कम होता जा रहा है। हालांकि हम बहुत सारी क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप्स है, और बहुत सारी क्रॉप्स में हम हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स भी हैं। चाहे आप राइस ले लो, चाहे आप व्हीट ले लो, चाहे आप पल्सेस ले लो, तो इन सब में वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप लीडिंग प्रोड्यूसर्स में हमारा नाम आता है। लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर में यील्ड जो है वो बहुत लो है। यील्ड क्या होती है कि आपका पर यूनिट लैंड पे कितना क्रॉप का क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, 1 हेक्टर में कितना क्विंटल या कितना आपका क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं यील्ड कितना है। तो यील्ड के मामले में
इंडिया बहुत पीछे है कंपेयर टू चाइना, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, तीसरे नंबर पे है राइस के प्रोडक्शन में। लेकिन आप यील्ड की अगर बात करोगे ना तो वो ब्राज़ील, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स से भी नीचे है। और सेम चीज़ आपको पल्सेस में दिखेगी, पल्सेस में प्रोडक्शन बहुत हाई है लेकिन यील्ड बहुत कम है, ठीक है। तो दिस इज़ ए मेजर चैलेंज। आप देखो यहाँ पे यील्ड डिफरेंट कंट्रीज़ का, ये है कंपैरेटिवली इंडिया का, और इसके कंपैरिजन में आप देखो ये दिस इज़ इंडिया, ठीक है। तो पेडी में इंडिया का इतना है और यूएसए का इससे डबल यील्ड है। मतलब उसी 1 हेक्टर के अंदर अगर इंडिया में 5 किलो राइस होता है तो उसी हेक्टर में यूएसए में 10 किलो राइस होता है। आप देख रहे हो लाइक दिस इज़, तो ये अगर यील्ड हमारी इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारा टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये यील्ड का डिफरेंस आपको काफ़ी सारे में दिखेगा। तो क्यों है ये, इस पर भी बात करेंगे। नाउ एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो खुद ओवर द ईयर काफ़ी अनस्टेबल रही है। हालांकि अगर मैं बोलूँ कि कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ हुई है या कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हुई है तो वो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। इट हैज़ बीन फ्लक्चुएटिंग, लेकिन फ्लक्चुएशंस जो है इसका आप देखो कि 6% से ज़्यादा नहीं जा रहा है। 5.8% थी 2005-06 में, और उसके बाद में कभी कभी तो नेगेटिव भी चली गई है ये। तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी सस्टेनेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर में डेटा हमको ये बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी गड़बड़ के बारे में बात करते हैं कि क्या है, क्या इश्यूज फेस करे जा रहे हैं। हालांकि हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी चलाए हैं, मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी लिए गए हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी करा गया है, एक्सपोर्ट को पुश करा है हम लोग, हमारी जो कोल्ड चेन सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडियन फार्म सेक्टर कुछ बेसिक अंडरलाइंग चैलेंजेस से गुजर रहा है। जैसे सबसे पहला लो क्रॉप यील्ड, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि 1 हेक्टर के अंदर प्रोडक्शन टोटल जो है वो कम हो रहा है। मॉनसून डिपेंडेंसी 68% तक का हमारा जो एग्रीकल्चर है मॉनसून पे डिपेंड करता है। लो शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन ग्लोबल मार्केट, ज़्यादातर डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो जाता है, नहीं तो FCI इसमें हमारे गोदानों के अंदर हमारा जो अनाज है वो पड़ा रहेगा। इसको हम लोग वैल्यू एडिशन करके बेच नहीं पा रहे हैं। वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग दी वैल्यू एडेड। मतलब कि जैसे गेहूँ है, गेहूँ का बिस्किट बना लो, गेहूँ के बहुत सारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बना के वैल्यू एडेड करके उसका एक्सपोर्ट करा जाए, वो उतना उसका शेयर हमारा कम है। फार्म मैकेनाइजेशन के अंदर अभी भी आपको इंटेंस सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग दिखेगी इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में। तो इसका अपना एक पर्टिकुलर रीज़न है। बर्डन ऑफ लोन्स इन फार्मर सुसाइड अनदर रीजन्स है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री स्ट्रगल करती है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में लिंकेज नहीं है, तो इसकी वजह से पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ बहुत लिमिटेड हो गया है। नाउ तो चैलेंजेस में पहला है डिपेंडेंसी ऑन द मॉनसून। इंडिया में सिर्फ 36% तक का जो एग्रीकल्चर टोटल लैंड एरिया है वो इरीगेटेड होता है। इरीगेटेड का मतलब है कि आप कनाल से, ट्यूबवेल से, इस तरीके से आप उसको अलग से मानसून के अलावा पानी देके इरिगेट करो 36% एरिया। तो जो सीजनल रेनफॉल हो रहा है और स्पेशली क्लाइमेट चेंज की कंडीशंस के अंदर जिस तरीके से हमारा रेनफॉल इरेटिक होता जा रहा है, मानसून आगे शिफ्ट हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कभी बिल्कुल बारिश नहीं होगी, और साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बहुत इंक्रीज हो गई है। तो इसकी वजह से यील्ड ऑफ द क्रॉप पे सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्रॉप पूरी ख़राब हो जाती है। और ये पूरा ग्रोथ ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द मॉनसून। देखो एग्रीकल्चर ना सॉइल मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो या तो आपका सॉइल मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए, और अगर आपका सॉइल मॉइस्चर अच्छा नहीं है इसका मतलब है कि आपको बाहर से उसमें करना पड़ेगा सॉइल मॉइस्चर अच्छा। तो हम लोग उसको इरीगेट करते हैं। सॉइल मॉइस्चर को अच्छा होने की 2-3 कंडीशंस होती हैं कि या तो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, अच्छा बारिश हो रहा है, या फिर अच्छा अगर फॉग वगैरह होती है तो भी वो वाटर ड्रॉपलेट से सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल एंड सेमी टेम्परेट रीजन के अंदर फॉल होते हैं, और इसमें से भी बहुत सारे रीजन्स पे बारिश जो है उसका परसेंटेज हर जगह पे इक्वल नहीं है। बारिश बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है ये। गवर्नमेंट हालांकि माइक्रो इरिगेशन जैसे कि स्प्रिंकल हो गया, ड्रिप सिस्टम हो गया, इन सब को इनकरेज कर रही है यूज़ करने के लिए। और अगर आप कभी दिल्ली जयपुर के वे में जाओगे भी, या आप अपने खुद के गाँव में भी देख सकते हो कि स्प्रिंकल एंड ड्रिप सिस्टम का आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड है सब्सिडीज से।
नाउ सब्सिडीज़ का इशू मैं थोड़ा सा आपको पीछे हिस्ट्री में लेके जाऊंगी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब गवर्नमेंट ने जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लेके आए थे, इन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को लगाने के लिए, इनमें से अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए इनको फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत थी। फर्टिलाइजर्स के साथ ही इनको इरीगेशन की ज़रूरत थी। नाउ उस वक्त पे किसानों के पास इतने पैसे नहीं थे, और उसके बाद में भी काफ़ी सारे ऐसे लॉज बनाए गए, हमारी नेशनल फर्टिलाइजर एक्ट तक बनाया गया कि फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी दी जाए। तो इस तरीके से काफ़ी सारी एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ दी जाती है फार्मर्स को, ताकि उनको इंसेंटिवाइज करा जाए और वो ग्रीन रेवोल्यूशन में इंक्लूड हो जाए। नाउ सब्सिडीज़ का मतलब क्या हुआ कि सब्सिडी का मतलब हुआ कि मान लो एक फैक्ट्री से प्रोडक्शन होके किसी चीज़ के रुपए लगते हैं 100, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला मैं इस पर आपको 20 रुपये की सब्सिडी दूंगा, तो आपको ये चीज़ 80 रुपये की पड़ेगी, इसके 20 रुपये मैं पे करूँगा, आप खरीदो। तो ये सब्सिडी हुआ। नाउ सब्सिडी देने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि किसान को फर्टिलाइज़र के अंदर 10,000 रुपये लगते हैं और उसके पास 10,000 रुपये नहीं है, तो क्योंकि सरकार ने फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी डाल दी है, विच मीन्स कि अब उसको 10,000 की जगह 8,000, 6,000, 7,000 लगेंगे। उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में आपको कितना पैसा लग रहा है, आपकी ज़मीन का, आपके सीड का, आपके फर्टिलाइज़र का, आपकी इरिगेशन का, उस चीज़ को मार्केट तक ले जाके बेचने में ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, इन सब को मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, तो वो आपका रिड्यूस हो जाता है। और इसकी वजह से फूड प्राइसेस भी इन्फ्लेशन में चेक होता है और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आजकल सब्सिडीज़ जो है ये सिग्निफिकेंटली डैमेज हो गई हैं, और ये मतलब ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि यूरिया में जो सब्सिडी दी जाती है, तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी के अंदर सरकार सब्सिडी ये जो यूरिया बनाने वाली फैक्ट्रीज़ होती हैं, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ होती है, उनको देती है, सीधी फार्मर को नहीं मिलती है। तो क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि किसान को मिल रही है सब्सिडी, ठीक है, मान लो कि आपके पास हैं 10,000 रुपये, तो सरकार ने बोला कि मैं आपको 10,000 की चीज़ 7,000 में दूंगा, सब्सिडी डाल रहा हूँ मैं, आप टेंशन मत लो। तो आपने बोला ठीक है तो सही, 10,000 तो लगानी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 15,000 की खरीद लेता हूँ। तो आपने क्या करा, आप यू स्टार्ट ओवर यूजिंग द फर्टिलाइज़र। तो जब आप फर्टिलाइजर्स को ओवर यूज़ करते हो, दिस आर केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये पूरा सॉइल पोल्यूशन कर देते हैं, वाटर बॉडीज़ को, लोकल वाटर बॉडीज़ होती है उनको पोल्यूट कर देते हैं। एक टाइम के बाद में ये लैंड डिग्रेडेशन का मेजर रीजन बनता है, ये लैंड डिग्रेडेशन तक फैला देता है। फिर पावर सब्सिडीज़ दी गई है, तो पावर सब्सिडीज से क्या हुआ कि आप पंप लगा के ग्राउंड वाटर से पानी निकालते हो। पहले आप बिजली का सोचते थे, अब सरकार ने बहुत जगह तो एग्रीकल्चर की बिजली बिल्कुल माफ़ करके रखी है, कहीं पे सोलर लगा के रखे हैं। तो इसमें क्या आपको बिजली का बिल पे नहीं करना, और अगर करना भी है तो सब्सिडाइज रेट पे करना है। तो आप मशीन चलाओगे, खूब पानी निकालोगे ग्राउंड वाटर से। तो ये अलार्मिंग ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर है। इसकी वजह से ना सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की हेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई है, इसमें उदय नाम की हमारी एक स्कीम भी आई थी, और उसके बाद में पानी के ओवर यूटिलाइजेशन से ग्राउंड वाटर का स्तर बहुत ज़्यादा नीचे जाने लग गया है। फिर क्रेडिट सब्सिडीज़ दी जाती है लोन वेवर्स के लिए, तो इसमें जो बैंकिंग सिस्टम है उनकी हालत खस्ता हो जाती है, और बहुत सारी एनपीएस भी बन जाते हैं, और ये एक नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट डालता है इकोनॉमी के अंदर। इसमें बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि जो लोग बैंकिंग से डर के मनी लेंडर से पैसे लेते हैं कि हमको बैंकिंग से नहीं समझ आती, कल को हम क्या रखेंगे, मनी लेंडर से ज़्यादा रेट पे पैसे लेते हैं, तो उनको तो कोई छूट नहीं मिल रही है। लेकिन जो बैंकिंग में जिन्होंने बैंकिंग से लोन लिया था बैंक से, अगर उनका लोन वेव हो जाता है तो उनकी सिचुएशन बेटर हो जाती है। तो और फिर क्या होता है कि आपका जो पैसा खो गया वो खो गया ना, उसको वो वापस नहीं आएगा, आपको उसको कहीं और से रूट करके उसमें पूरा उसको वैक्यूम को फिल करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी पे स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की फॉर्म के अंदर आउटपुट प्राइस सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये सारी क्रॉप्स के लिए नहीं है, कुछ ही क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। इसमें भी स्पेशली वीट एंड राइस कुछ ऐसी क्रॉप्स है जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। नाउ इसमें भी सब कुछ बिल्कुल यूनिवर्सल नहीं है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एमएसपीज़ का यूज़ करा जाता है, लोकल मंडीज़ में बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा। कुछ ऐसे हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, जहाँ पे एमएसपीज़ को यूज़ ही नहीं करा जाता, जहाँ पे लोकल मंडीज़ पे बेचा ही नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये वाला भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन गैप दिखेगा। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज़, जब भी प्राइस राइज होता है किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी का, तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देती है ऑन एक्सपोर्ट पे, बाहर भेजने वाले सामान पे
रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देती है ताकि इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो जाए, लेकिन इसकी वजह से फार्मर्स को तकलीफ होती है, क्योंकि आपको उस प्राइस का, अगर आपको इंडिया के अंदर आपका जो एक बिस्किट है वो 10 रुपये में बिक रहा है, लेकिन अगर वही बिस्किट आपका फॉरेन में 50 रुपये में बिक रहा है, तो फार्मर को 40 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो इसके वजह से कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज जब लाते हैं तो एक्सपोर्ट हमारा हार्म होता है। और इट इज़ ऑल्सो कपल्ड विद द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मतलब है कि आप लोअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रखोगे एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि अचार हो गया या फिर ब्रेड हो गया या फिर कुछ चीज़ें जिनको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, आपके फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, कुछ वेजिटेबल्स हो गई, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हो गई हैं, इनके लिए वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज सिस्टम चाहिए ना। जब तक उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक गवर्नमेंट उसको कम्प्लीटली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर इन सारी चीज़ों में, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम से कम रखा गया है। तो इसकी वजह से भी फार्मर्स जो हैं डिस्ट्रेस सेल में जाते हैं, और जो भी लोकल में सामान मिल रहा है, भाई जितना भी पैसा मिल रहा है, इससे पहले कि मेरा अनाज ख़राब हो जाए, जो भी जितना भी पैसा मिल रहा है उसको ले लिया जाए। देन वी हैव द फ्लॉड एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसीज़। फ्लॉड एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसीज़ मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट जो आया था, जो बहुत सारे स्टेट्स में पास करा था, इसके अंडर इसको जैसे आपको लोकल मंडी बोलते हैं, अनाज मंडी जिसे हम लोकल भाषा में बोलते हैं, तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था कि जो किसान है वो सिर्फ जो लोकल हाट, लोकल मार्केट, फार्म गेट है, वहीं पे जाके अपना प्रोड्यूस करेगा। वो उस लोकल मंडी के बाहर अगर बेचेगा तो उसको एमएसपी नहीं मिलेगा, हम उसकी गारंटी नहीं दे रहे हैं, सरकार जो खरीदेगी उस पर मिलेगा ना। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो फार्मर खुद फंस गया। तो इमेजिन ए सिचुएशन, आपका गांव है ए और लोकल मंडी है आपकी यहाँ पे दूर, बहुत दूर बी। आपके गांव लोकल मंडी के बीच में डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर का, ठीक है। अभी हालांकि 1000 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 500 मान लेते हैं हम, 500 किलोमीटर का। आपको 500 किलोमीटर यहाँ से यहाँ ट्रैक्टर में, ट्रक में, किसी में भी ले जाने के अंदर आपको 5000 10,000 रुपये लगेंगे उस चीज़ के। और आपको एक सेलर है जो यहीं पे मिल रहा है और वो बोल रहा है कि यार मैं खरीद लूँगा लेकिन मैं पैसे कम दूंगा। तो आप क्या सोचते हो कि नहीं चलो यहाँ पे गवर्नमेंट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लेके आएंगे, तो आप ये 5000 रुपये इग्नोर कर देते हो। समझ रहे हो आप? तो इस वजह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड सिर्फ फार्मर क्योंकि वहीं पे बेच सकता है तभी उसको एमएसपी मिलेगा, तो ये वाली चीज़ और भी फार्मर्स को नुकसान पहुंचा रही है। तो हालांकि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसे हम ई नाम के नाम से भी बुलाते हैं, ये भी स्टार्ट हो गया है। तो ई नाम क्या है? ई नाम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप अपना डाल दो, जिस तरीके से आप देखो, लेट मी गिव एग्जांपल, जैसे कि जेम है, ठीक है, जेम इज़ एन एग्जांपल फॉर द सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। तो सिमिलरली ऐसा ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डाल दिया है जिसमें किसान अपनी कमोडिटीज़ को डाल देता है, फिर वो वहाँ पे ट्रेड हो जाती है। तो हालांकि ये सही है, लेकिन फिर इसमें भी है कि एक तो टाइम कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं देखा जाता है। क्वालिटी असेसमेंट कैसे चेक होगा? मैं यहाँ से महाराष्ट्र का, मैं अगर राजस्थान में बैठ के महाराष्ट्र के सामान की ट्रेडिंग कर रही हूँ तो मुझे क्या पता कि उसकी क्वालिटी क्या है जब तक मैं जाके नहीं देखूंगी। तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी आता है। देन ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स ऑल्सो, मैंने जो महाराष्ट्र में ख़रीदा है अनाज, उसको मुझे लाना भी तो पड़ेगा ना, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगा। तो इस तरीके से मार्केटिंग पॉलिसीज़ में चैलेंजेस हैं। देन मार्जिनल लैंड होल्डिंग, इंडिया में 85% तक की जो एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग है वो स्मॉल एंड मार्जिनल है, विच इज़ लेस देन 2 हेक्टर, 1.6 हेक्टर के आसपास है ये। तो ये कैसे हो रहा है? देखो, मैंने लैंड रिफॉर्म्स पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले, आंसर राइटिंग में हमने लैंड रिफॉर्म पढ़ा है। लैंड रिफॉर्म के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि किस तरीके से पहले जमींदारों के पास बहुत बड़ी ज़मीन थी, फिर इस ज़मीन को छोटे छोटे किसानों के अंदर अलग अलग हिस्सों में बांट दी गई। फिर जैसे उनकी फैमिलीज बढ़ती गई, ये ज़मीन और भी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती गई। तो इस तरीके से हर जनरेशन वाइज ये जो किसानों की ज़मीन है ये और भी ज़्यादा छोटे साइजेस में बढ़ती गई। तो ये स्मॉल साइजेस में उनकी इनकम को डबल करना बड़ा मुश्किल है। आपके पास ज़मीन है 2 हेक्टर और सरकार आपको बोल रही है कि आप ट्रैक्टर खरीद लो, आप ये खरीद लो, आप मैकेनाइजेशन कर लो। आप बोलोगे सरकार मेरे पास ज़मीन ही 2 हेक्टर है, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, मैं लोन लूँगा, मैं चुका नहीं पाऊँगा, मॉनसून इस तरीके से इरेटिक है, मैं कहाँ से उसको इरीगेट करूँगा, नहीं कर सकता। तो मैकेनाइजेशन नहीं होता है। उसी 2 हेक्टर की ज़मीन पे आपकी इंटेंस फार्मिंग चलती रहेगी और वहाँ पे आपकी इनकम डबल होने का या एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ने का, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा रेडिफाइड।
मार्जिनल लैंड होल्डिंग एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया की। स्लो एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये मैं नहीं बोल रही, अशोक दलवाई कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी डबल फार्मिंग इनकम में, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको डबल फार्मर इनकम करनी है ना, तो आपको 10 से 11% तक की एनुअल ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में लानी पड़ेगी 2022-23 तक, नहीं तो आप भूल जाओ एग्रीकल्चर इनकम डबल नहीं होगी। तो हालांकि एग्रीकल्चर इनकम मैंने आपको एक ग्राफ भी दिखाया था कि किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और फार्मर्स की जो इनकम ग्रोथ रेट है वो बहुत सालों से स्टेगनेंट हुई है, कभी तो बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर गई है। तो हमको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए होंगे इस ग्रोथ को पहले तो बराबर बनाने में, फिर इसको ऊपर उठाने में। तो फिर एक और पॉइंट है कि पुअर पेनिट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस इन एग्रीकल्चर। पहले ये समझो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं। आपको आपकी एक फैक्ट्री बनाई है आपको इस फैक्ट्री के अंदर मान लो कि आप यहाँ पे आपने मल्टीग्रेन ब्रेड का बिजनेस खोला है, ठीक है। मल्टीग्रेन ब्रेड हम सब खाते हैं, तो मल्टीग्रेन ब्रेड के बिजनेस को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड व्हीट, यू नीड मल्टीग्रेन्स। आपको ज्वार चाहिए, आपको मक्का भी चाहिए होगा, आपको बाजरा भी चाहिए होगा। द पॉइंट इज कि आपको रॉ मटेरियल चाहिए, फिर आप इस प्रोडक्ट को ले जाके बेचोगे मार्केट के अंदर। तो मार्केट के आप सीधा सिटीज़ में ढूंढोगे, गांव आपका मार्केट नहीं बन सकता। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज में क्या होता है कि आपका रॉ मटेरियल आपसे मिल रहा है और जो मार्केट में आप प्रोड्यूस जाके बेच रहे हो वो भी आप उसी जगह पे बेच रहे हो, फिर उनकी इनकम इंक्रीज होगी और वही आपके रॉ मटेरियल्स में एनहांस करेगी। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बोलते हैं इनको। ये जो आपने मल्टीग्रेन बनाने का फैक्ट्री खोला इसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट। इनको एक स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड लिंकेज चाहिए कि फार्मर्स के साथ में, जैसे इनको मल्टीग्रेन की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है, तो फार्मर्स या फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप या फार्मर ग्रुप्स, इन सब के साथ फैक्ट्री को मिलके लिंक बना के एक एग्रीकल्चर के साथ फैक्ट्रीज़ का एक बैकवर्ड लिंक बनाना पड़ेगा। तो और फिर क्या होगा कि वो अपने प्रोसेस्ड फूड को सेल भी करेंगे, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड लिंकेज भी बनेगा। नाउ इंडिया में रोड्स बन गई हैं, हालांकि पर बहुत हर जगह पे इतनी अच्छी रोड्स भी नहीं है, तो रोड तो बन गई है। तो टाइमली सप्लाई ऑफ द इनपुट एंड टाइमली ट्रांसफर ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द फार्मर का चैलेंज है अभी भी, पर इतना ज़्यादा नहीं रहा है। कुछ एरिया जैसे भी है जहाँ पे रीजनल फ्लड है, सीड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, अनाज का क्वालिटी अच्छा नहीं है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस इनसफिशिएंट है, वो क्रॉप रोटेशन नहीं करते हैं, कंटिन्यूसली इंटेंस एग्रीकल्चर चल रहा है, साल में 3 तरह की क्रॉप हो रही है, फिर कोल्ड स्टोरेज चेन नहीं है। आप जो मल्टीग्रेन ब्रेड बना रहे हो, आपने एक्सपायरी डेट देखा है, उस पर 1 वीक चलती है वो। तो आप फैक्ट्री से मार्केट तक लाने में अगर आपको 3 दिन में वो ब्रेड आधी दिन, तो उसकी आधी एक्सपायरी डेट तो वैसे ही हो गई है। तो आपको कोल्ड स्टोरेज चेन चाहिए, यू नीड हार्वेस्ट स्पॉइलेज, क्योंकि 30% ऑफ जो फार्मर्स प्रोड्यूस है वो वेस्ट में चला जाता है, क्योंकि वो जितना पूरा उनको निकालना चाहिए अनाज उस भूसे में से उतना निकाल नहीं पाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल नहीं है, कंपीटिंग बायर्स नहीं है, तो इसकी वजह से फार्मर्स एबिलिटी टू सेल द सरप्लस इन द कमर्शियल क्रॉप बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो गई है। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़रूरी है उनकी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, और ये अभी भी बहुत मेजर तरीके से मिसिंग है। तो ये कुछ चैलेंजेस बताए मैंने, इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे आपको कि एग्रीकल्चर में और क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि और क्या चैलेंजेस है। और अगर आप स्पेशली अगर आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हो, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो, देन डेफिनेटली प्लीज़ गिव योर कमेंट्स कि आपको एज अ किसान क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस होते हैं। तो विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे मैकेनाइजेशन, माइक्रो इरीगेशन या डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म ई नाम तक की जिसमें हम बात करते हैं, तो इट इज़ टाइम दैट इंडिया को ये रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो मैं क्या रिफॉर्म्स हैं, कैसे हैं, उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आज बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ हमने चैलेंजेस के बारे में बात करी है। आने वाले किसी वीडियो के अंदर हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या और चैलेंजेस हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इसके साथ ही इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। एंड दिस इज़ इट इन हियर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट, टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद।